बहू। राधा बहुत ही सीधी सादी और समझदार लड़की थी जो कि महेश धोबी की बेटी थी। वो हमेशा महेश की मदद करवाने के लिए उसके साथ घाट पर जाकर कपड़े धुलवाया करती थी। ऐसे ही महेश एक टोकरी में बहुत सारे कपड़े लेकर आता है और राधा के आगे रखते हुए कहता है, राधा बेटा, तू कितनी देर से कपड़े धो रही है? तू थक गई होगी। वैसे भी देख कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है। अब तुम यहाँ से घर चली जाओ और बाकी के कपड़े मैं धो दूंगा। बाबा, अभी तो आप मेरी शादी के लिए ही पैसे जमा कर रहे हो ना। अगर मैं आपकी मदद करवाऊंगी तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। वैसे भी आपने मुझे पाल पोस कर 12वीं पास करवाया है। ये सब कुछ आपने अभी तक अपनी कड़ी मेहनत की वजह से ही तो किया है। कितनी अच्छी सुलझी और संस्कारों वाली बेटी है मेरी। बस जल्दी इसका घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महेश की पुकार एक दिन भगवान सुन लेते हैं, क्योंकि महेश की बेटी के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से रिश्ता आता है। प्रतीक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और उसका पैकेज भी अच्छा खासा था। महेश भी अब बिना किसी देरी के अपने जमा किए हुए पैसों से राधा की शादी प्रतीक से करवा देता है। अब राधा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास कहती है, राधा बहू, हमने तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे गांव से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफ सुनी है। हम जानते हैं कि तुम इस घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखोगी और हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें इस घर में बेटी वाला प्यार मिले और बहू वाला सम्मान। राधा भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था। लेकिन विद्या की आंखों में एक माँ की ममता भी थी और दुलार भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब राधा ने पूरे घर का काम संभाल लिया था। राधा नजर नहीं आती तो विद्या उसे आवाज लगाकर पुकार रही होती है, अरे राधा बहू, कहाँ हो तुम? कहीं भी नजर नहीं आ रही हो। राधा, ओ राधा बहू। राधा अगर घर में होती तभी तो अपनी सास की पुकार सुन पाती, क्योंकि वो तो छत पर खुले में कपड़े धो रही थी, वो भी ठंड के मौसम में। जब वो ऊपर से नीचे उतर कर आती है तो उसका पूरा शरीर और कपड़े भीगे हुए थे। विद्या जैसे ही उसे देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, ये सब क्या है राधा बहू? अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर भी तुम इतनी भीगी हुई कैसे हो? और तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं। ठंड के मौसम में ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, घर में बहुत ज्यादा गंदे कपड़े हो गए थे और आपने कहा था कि मैं उन कपड़ों को धो दूं। हाँ कहा था बहू, लेकिन वॉशिंग मशीन तो बाथरूम में रखी है, फिर तुम छत से क्यों नीचे आ रही हो? माँ जी, जब हमारे हाथ सही सलामत है तो हम वॉशिंग मशीन से कपड़े क्यों धोएंगे? दरअसल ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से धोए हैं। विद्या जैसे ये बात सुनती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि जहाँ वो खुद ठंड में कांप रही थी, वहीं राधा कड़ाके की ठंड में छत पर खुले में बैठकर कपड़े धोकर आई थी। विद्या बहुत हैरान हो जाती है और उसके बाद राधा से कहती है, राधा बहू, बातें बाद में होती रहेंगी। तुम सबसे पहले जाकर अपने कपड़े बदल लो, इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए। विद्या की बात सुनकर राधा अपने कमरे में जाती है और जाकर कपड़े बदल लेती है। जिसके बाद ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब राधा ऐसे ही बिना किसी को बताए छत पर कपड़े धो रही होती है तो थोड़ी ही देर में विद्या की पड़ोसन घर आती है और आते ही विद्या को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे विद्या, ठीक तो हो तुम? घर में सब कैसे हैं और नई बहू कैसी है? घर में सब ठीक है और नई बहू भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी आई है। वो मेरा और प्रतीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। सच में हमें तो बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी मिली है, लक्ष्मी। पड़ोसन ये बात सुनकर अपना चेहरा हैरत से बदल लेती है और उसे इतने अजीबोगरीब चेहरे के साथ देखकर विद्या पूछती है, क्या हो गया? तुम इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो? कोई बात है तो तुम मुझे बोल सकती हो। मुझे तो लगा था विद्या बहन कि तुम अपनी बहू से परेशान हो, इसीलिए तुम भी उसे परेशान कर रही हो। लेकिन तुम तो अपनी बहू की तारीफ कर रही हो, और जब तुम अपनी बहू से इतनी खुश हो और वो इतनी अच्छी है और लक्ष्मी का रूप है, तो तुम उससे ठंड में खुले में कपड़े क्यों धुलवा रही हो? अरे मैं आज सुबह सुबह जैसे ही सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए छत पर गई और जाकर देखा तो मेरी तो रूह कांप गई। जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सूरज देवता भी आसमान में प्रकट नहीं हुए थे। वहीं तुम्हारी बहू जोर जोर से छत पर खुले में कपड़े धो रही थी। विद्या ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और पड़ोसन को समझाते हुए जवाब देती है, अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो धोबी की बेटी है तो उसे खुले में कपड़े धोने की आदत है, इसलिए मैंने उसको समझाया कि घर में वॉशिंग मशीन है, वो भी फुली ऑटोमेटिक, फिर भी वो हाथ से कपड़े क्यों धोती है और खुले में कपड़े धोने की क्या जरूरत है? वो बाथरूम में बैठकर भी तो धो सकती है, लेकिन वो मेरी बात सुनती नहीं है। अच्छा विद्या, ऐसी बात है क्या? मैं तो इस बात का कोई और ही मतलब निकाल कर बैठ गई थी।
खैर, जो मुझे लगा वो तो सबको भी लग सकता है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि अभी भी समय है, अपनी बहू को समझा लो, वरना पूरे मोहल्ले में तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें बनने लग जाएंगी। हाँ। पड़ोसन ये बोलकर चली जाती है और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी और विद्या के दिमाग में भी बैठ जाती है। जिसके बाद अब विद्या राधा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, मैं जानती हूँ राधा कि तुम्हें खुले में कपड़े धोना अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद घर वालों की जिम्मेदारी बदल जाती है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी बदल गई है। अब तुम अगर खुले में कपड़े धोती हो तो लोग मेरे से सवाल पूछते हैं। माँ जी, किसी के घर में क्या चल रहा है इस बात से लोगों को क्या लेना देना। मैं जानती हूँ कि मैं गाँव की हूँ और हमारे गाँव में भी लोग एक दूसरे के घर में तामझाम करके ऐसे ही खबरें निकलवाते थे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहते थे। लेकिन यहाँ के लोग तो बस चुगलियों में ही लगे रहते हैं। मैं चाहती हूँ राधा बहू कि तुम भी अब शहर में आ गई हो तो शहर के शहरीकरण को अच्छे से सीख लो, इसलिए मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखाऊंगी, ठीक है। वैसे भी सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी सुंदर सी बहू बीमार पड़ जाए। फरवरी का महीना धीरे धीरे आने वाला था और ठंड बढ़ती जा रही थी। अब विद्या राधा को वॉशिंग मशीन चलाना सिखा देती है। राधा वॉशिंग मशीन चलाना एक ही हफ्ते में सीख जाती है। वो वॉशिंग मशीन को चलाकर उसके पास खड़ी होती है और उसे देखते हुए कहती है, जो बात राधा के हाथ के कपड़ों की सफाई में है वो वॉशिंग मशीन कहाँ कर पाएगी। ये वॉशिंग मशीन तो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकती। क्या करूँ ऐसा जिससे किसी को पता भी ना चले और मैं खुले में कपड़े भी धो सकूँ। तभी राधा आसपास देखती है तो उसे पता चलता है कि विद्या मोहल्ले में पार्क के अंदर धूप खाने के लिए गई हुई थी। अब राधा बिना किसी को बताए फिर से मोहल्ले के दूसरे वाले पार्क पर जो नल लगा हुआ था वहाँ पर चली जाती है, ताकि घर में किसी को पता न चले कि वो खुले में कपड़े धो रही थी। वो पार्क में कपड़े धोकर वहीं एक रस्सी बांधकर कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आसपास की कुछ औरतें जो विद्या को जानती थी उन्होंने उसे फोन करके वहाँ बुला लिया। विद्या जैसे ही राधा को ये सब कुछ करते हुए देखती है, राधा बहू, इससे तो अच्छा है कि तू हमारे घर की छत पर ही खुले में कपड़े धो ले, क्योंकि अभी तो तू पार्क में कपड़े धो रही है, तू कल को सड़कों पर भी कपड़े धोने लगेगी। इस तरह तो हमारे खानदान का नाम और भी ज्यादा मिट्टी में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तू छत पर कपड़े धो, अगर पड़ोस ने कुछ बोलेंगी तो मैं संभाल लूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आप हमें हमारे घर की छत पर कपड़े धोने की इजाजत देती हैं तो हम वहाँ खुले में कपड़े धो लेंगे, लेकिन पार्क में जाकर कपड़े नहीं धोएंगे। हाँ ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं तुझे समझाऊंगी तो तू समझ जाएगी, लेकिन तुझे वॉशिंग मशीन चलाना सिखाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और 1 घंटा बैठकर समझाने का भी नहीं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं ही समझ जाऊं, वरना जब मोहल्ले के साथ साथ पूरे शहर वाले तुझे इसी तरह से कपड़े धोते हुए देखेंगे तो अखबारों में मेरी तस्वीर आने में भी समय नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि मेरे खुले में कपड़े धोने वाली बहू खुले में ही कपड़े धोए, लेकिन घर के अंदर। और इस तरह आखिरकार विद्या को ही हार माननी पड़ती है, क्योंकि उसकी ठंड में छत पर खुले में कपड़े धोने वाली बहू तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और अपनी हरकतें इसी तरह से जारी रखती। आनंद की शादी रेखा के साथ होती है और रेखा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। रेखा राजस्थान की रहने वाली थी और बहुत संस्कारी थी। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी, कि मैं इस घर को अच्छे से संभालूं और आप लोगों को शिकायत का कोई भी मौका ना दूं। मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे तेरे जैसी संस्कारी बहू मिली है। सच में तू बहुत अच्छी है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आजकल के आधुनिक जमाने में मुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिल सकती है। बेटी, भले ही हमारे खुद के कोई बेटी नहीं है, लेकिन तूने आते ही हम सबका दिल जीत लिया और अब हमारे घर में एक बेटी की कमी पूरी हो गई है। जुग जुग जी मेरी बच्ची। रेखा बहुत खुश होती है और इसी तरह अपने घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेती है। सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया करती और घर के हर सदस्य का अच्छे से ध्यान रखा करती। एक दिन रेखा सब लोगों को नाश्ता परोस रही थी कि तभी आशा ने कहा, अरे बहू, शादी को 1 हफ्ता हो गया है, तूने घर की सारी जिम्मेदारी तो अच्छे से संभाली है, लेकिन बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। आज धोबी आएगा तो उसे वो सारे कपड़े दे देना। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जब घर में बहू आ गई है तो धोबी से कपड़े धुलवाने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारे कपड़े रगड़ रगड़ कर अपने हाथों से धो दूंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू सारे कपड़े अपने हाथों से धोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अपनी बहू पर जुल्म कर रही हूँ। वैसे भी जब से तू आई है तेरी जिद पर मैंने घर से नौकरानी हटा दी है और खाना तो वैसे भी तू ही बनाती है, कम से कम कपड़े बाहर धुलवा लेंगे। माँ जी, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं इस घर के कुछ पैसे बचा पाऊंगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
मुझे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अब रेखा की बात सुनकर आशा भी उससे ज्यादा बहस नहीं करती, बल्कि आशा तो बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे इतनी संस्कारी और सभ्य बहू मिली है। ऐसे एक दिन बहुत तेज बारिश आ रही थी। तभी अपने कमरे में आराम कर रही आशा को छत से आती हुई तेज आवाज सुनकर डर लगने लगा। अरे बाप रे, छत से तो बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओले पड़ रहे हों। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए। अब आशा ने छत पर जाकर देखा तो रेखा जोर जोर से कपड़े धोने में लगी हुई थी। वो बारिश में भीग रही थी और कपड़े धो रही थी। उसे बारिश में कपड़े धोते देखकर आशा ने उससे सवाल किया, बहू पागल हो गई है क्या? बारिश में कपड़े क्यों धो रही है? बेकार में बीमार पड़ जाएगी। घर में पानी कम है क्या? माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हमारे गांव में तो जब भी बारिश आती थी तो हम बारिश में ही कपड़े धोते थे, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी की इतनी कमी रहती है। तो हम लोग पानी बचाने के लिए पूरे बारिश के महीने में बारिश में ही कपड़े धोते थे। आप नीचे जाकर आराम कीजिए, मैं अभी कपड़े धोकर नीचे आ जाऊंगी। आशा ने अब ज्यादा बहस नहीं की और वो नीचे चली गई। एक दिन वो बाजार सामान लाने के लिए गई हुई थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसे रास्ते में मिली और कहने लगी, माना आशा कि शायद तू अपनी बहू को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो गांव से आई है और ज्यादा दान दहेज भी नहीं लेकर आई। लेकिन तुझे अपनी बहू पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। आशा ये बात सुनकर हैरानी में पड़ गई और कहने लगी, राम राम, कैसी बातें करती हो बहन? मैं तो अपनी बहू को फूलों की तरह रखती हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैंने उस पर जुल्म किए हैं? जुल्म नहीं करती तो क्या करती हो? उसके आने के बाद तुमने घर से नौकरानी हटा दी और धोबी भी हटा दिया, और तो और बारिश में उससे छत पर कपड़े धुलवाती हो। नहीं बहन, उसको खुद ही बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। वो कहती है कि बारिश में कपड़े धोने से पानी की बचत होती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ। रहने दो, मैं सब जानती हूँ। ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें समझा ही सकती हूँ कि आजकल के जमाने में तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। किसकी बहू किस बात पर केस कर देना कह नहीं सकते, तो थोड़ा संभल कर रहो। पड़ोसन ये बोलकर चली जाती है। आशा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर आकर अपनी बहू रेखा पर पहली बार गुस्सा करते हुए कहती है, रेखा बहू, मेरी बात ध्यान से सुन लो। कल से तुम बारिश में कपड़े बिल्कुल भी नहीं धो सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे बेकार में खड़ूस और बुरी सास कहकर पुकारे, जबकि मैं तुम्हें इस घर में बेटी की तरह रखती हूँ। माँ जी, अब आप दूसरों की बातों को इतना दिल पर क्यों लगा रही हो? मुझे बारिश में कपड़े धोना अच्छा लगता है। इससे मेरे शरीर की सारी गंदगी भी निकल जाती है और बारिश में भीगने की वजह से मेरा तनाव भी कम हो जाता है। हाँ, तुम तो किसी राज्य की नेता लगी हुई हो ना, जो तुम्हें तनाव हो रहा है। बस बोल दिया, कल से तुम्हें बारिश में कपड़े धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मौसम बदल रहा है, तुम बीमार पड़ सकती हो। एक दो बार तो बारिश आने पर आशा के कहने की वजह से रेखा बारिश में कपड़े धोने नहीं जाती, लेकिन एक दिन आधी रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेखा से रहा नहीं जाता और वो उठकर कहती है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश में नहाने का भी मन कर रहा है और कपड़े धोने का भी मन कर रहा है। एक काम करती हूँ, घर में तो सब सो रहे हैं, चुपचाप छत पर कपड़े ले जाकर धो देती हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अब रेखा सारे कपड़ों को एक बाल्टी में रख देती है और छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन उसकी पायल और चूड़ी की आवाज बहुत तेज आ रही थी। आशा अपने कमरे में उस आवाज को सुनकर डर जाती है। हे राम जी, ये सब क्या है? ये आपकी कैसी लीला? हाय, आधी रात को चूड़ी और पायल की आवाज आ रही है। कहीं कोई चुड़ैल का साया तो नहीं हमारे घर में? आशा डर रही थी, जिसके बाद वो अपनी बहू के कमरे में जाकर देखती है तो बहू गायब थी। 1000 कुत्तों की दुम को सीधा किया जा सकता है, लेकिन मेरी बहू को सीधा नहीं किया जा सकता। ये फिर से बारिश में कपड़े धोने चली गई, वो भी इतना मना करने के बाद। आशा अब सोने के लिए जाने लगती है तो वहीं रेखा कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाकर नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके पूरे कपड़े भीग गए थे और सीढ़ी से अंधेरे में उतरते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर पड़ती है। ये तो शुक्र है कि उस समय आशा जाग रही थी। वो तुरंत ही भागकर उसके पास जाती है और अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, और बहू, आ गया स्वाद? तुझे कितनी बार कहा था कि बारिश में कपड़े मत धो, लेकिन तू तो मेरी सुनती नहीं है। अरे, तुझे बारिश में रहना इतना ही ज्यादा पसंद है तो तू कभी कभी बारिश में नहा लिया कर, लेकिन इस तरह कपड़े धोने की क्या जरूरत थी? माँ जी, हम तो सालों से बारिश में ही कपड़े धोते आए हैं और मुझे उसी की आदत लगी हुई थी। मुझसे गलती हो गई, बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। आशा अब अपने पति और अपने बेटे को जगा देती है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाकर रेखा का इलाज करवाती है। जिसके बाद जब भी बारिश आया करती तो आशा अपने पति से कहकर टंकी का ढक्कन खुलवा दिया करती, ताकि रेखा पानी की बचत भी कर पाए और बारिश का पानी जब टंकी में भर जाए तो रेखा बाथरूम में बैठकर नल से उस पानी से कपड़े धो पाए। बहू, तुझे बारिश में कपड़े धोने हैं ना, तो तू बारिश में कपड़े धोएगी, लेकिन बारिश में भीगते नहीं हुए।
और बारिश के पानी से ही धोएगी, लेकिन वो पानी जो नल में आएगा। हमारे गांव में मुझे शुरू से ही पानी का महत्व बताया गया है, इसलिए मैं पानी बचाने के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस रहती हूँ। अगर इस तरह हम पानी बचा पाएंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह दोनों सास बहू में सुलह हो जाती है और दोनों प्यार से फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं। और अब बहू बारिश में पानी बचाया करती, लेकिन बारिश में बैठकर कपड़े नहीं धोया करती, जिससे न ही वो कभी सीढ़ियों से गिरती और न ही कभी बीमार पड़ती।